सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। और सेशन में अगर हम बात करें तो कल आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई सीड स्टोरेज के रिगार्डिंग और स्टोरेज टाइमिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन और वर्किंग कलेक्शन। बताया था मैंने आपको। तो बेस कलेक्शन की बात करें तो भाई ये वो आपका सीड है जिसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर किया जाता है बेस कलेक्शन के अंदर। और यहाँ जो है -18 टू -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। और इसमें जो है मेनली किस पर्पज़ के लिए हम लोग इसको करते हैं आपका, केवल रीजनरेशन पर्पज़ के लिए। एक सेकेंड जस्ट। सो बेस कलेक्शन क्या है? ये वो कलेक्शन है, ये वो स्टोरेज है जिसको हम लोग केवल और केवल किसके लिए यूज़ करते हैं? आपके रीजनरेशन। ठीक है। जैसे मान के चलो कोई स्पीसीज है वो एक्सटिंक्शन हो रही है, विलुप्त होने की कगार पे है, उन कंडीशंस में हम लोग इस पर्टिकुलर लोड को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाने वाला, या मान के चलिए कोई जनरेशन है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव इन द सेंस नॉट इन लाइक सेम कंडीशन, बस वो आपका रीजनरेट करना है, उसको दोबारा से तैयार करना है, वही करेक्टर उसमें दोबारा एस्टेब्लिश करने हैं। तो उस कंडीशन में एक्टिव आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं इवेल्युएशन, मल्टीप्लिकेशन और आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए। और जब वर्किंग कलेक्शन की बात आती है तो ये आपका मेनली किसके लिए यूज़ किया जाएगा? अब देखो जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, टाइम पीरियड क्या होता जा रहा है आपका? रिड्यूस। यहाँ पर 10 से 15 साल है, ये आपका 3 से 5 साल और 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और यहाँ पर याद रखना कि 10% मॉइस्चर और सच मटेरियल आर रेगुलरली यूज्ड इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कोई बहुत डीपली नहीं, बहुत स्पेसिफाइड क्वेश्चंस हैं और कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक है। चलिए, और इसी के साथ मैंने वैसे तो इनिशियल में आपको बताया था, लेकिन हम लोग आज इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बोला गया। 4 एसेंशियल फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। आपके सीड की जर्मिनेशन के लिए अगर देखा जाए तो मेनली सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की, सेकंड आपका है टेम्परेचर, थर्ड आपका है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपका एक शब्द हम लोग लाइट लिख सकते हैं, लेकिन लाइट इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो लाइट कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीड की वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है सीड का जिंदा होना बहुत जरूरी है। अगर सीड मर ही गया तो क्या वो जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं। तो ये चीज याद रखना कि सीड जो है वो क्या होना चाहिए? आपका वायबल होना चाहिए। ठीक है। ये कंफ्यूज करेगा ये शब्द आपको। वायबल का मतलब क्या होता है? देखो, एक हमारा वर्ड हम लोग पढ़ते हैं वायबल, और एक हम लोग शब्द पढ़ते हैं आपका विगर। ये दो शब्द हमेशा कंफ्यूज करेंगे आपको। वायबिलिटी और विगर क्या होता है? तो देखो, वायबिलिटी का मतलब सिंपल सा है कि भाई आपका सीड जो है वो लाइव है, या अलाइव हम लोग इसको बोल सकते हैं। लाइव तो गलत शब्द हो जाएगा, अलाइव बोलेंगे ना। ठीक है। और विगर की बात करें तो ये क्या होता है आपका, कि जो सीड है उसकी ओवरऑल हेल्थ में वो सीड गुड है, वो बढ़िया है, और उसमें सीड में किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। सीड जो है वो आपका उसके अंदर ये कह सकते हो कि उसकी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज इट इज़ है, जो उसके पेरेंट्स से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे, या फिर जो हमने उसके अंदर आपका लेकर आए थे, जिन करेक्टर को हमने ट्रांसफर किया था। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको कैसे आप लोग समझते हो? इसको ऐसे समझते हो कि देखो भाई, मान के चलिए मैंने एक आपका प्लांट है, क्या मैं एक सीड को देखकर बता सकता हूं कि ये सीड की क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी? नहीं। क्या मैं सीड को देखकर बता सकता हूं कि वो आपका डिजीज रेजिस्टेंट है? क्या मैं कोई सीड को देखकर बता सकता हूं कि ये आपका एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ग्रो कर जाएगा? क्या मैं सीड को देखकर बता सकता हूं कि इसकी यील्ड बहुत बढ़िया आने वाली है? नहीं। कैसे पता चलेगा? जब हम उसको शुरू से लेके आखिर तक
जर्मिनेट करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, प्लांट ग्रो करवाएंगे, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ कंडीशन आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिस टाइम पर हमारा जो सीड होगा वो क्वालिटेटिव प्रोडक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। और उस टाइम पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए हम लोगों ने उसको ग्रो करवा दिया, तो स्टेज कौन सी है, जर्मिनेशन। अब उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज प्रॉपर है कि नहीं है यहां पर पता चलेगा, सीड हेल्दी है कि नहीं है हमें पता चलेगा। उसके बाद जैसे उसमें टिलर्स डेवलप होंगे तो वो कितना बेटर डेवलप कर पाते हैं, कितनी अच्छी उसमें ब्रांचिंग आ पाती है, ये हमें पता चलेगा। तो ये आपका रहेगा। उसके बाद टिलरिंग के बाद क्या होता है, उसमें फर्दर फ्लावरिंग आती है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है, सीड डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें आपकी चलती जाएंगी। तो ऐसा करते 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 हम लोग टिल द एंड, जब तक आपका प्लांट यील्ड नहीं करता, हम उसमें हर करेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, वो आपका जो है, हम लोग उसमें इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक को देखते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो बहुत सारी बातें यहां पर होती हैं जो हम लोग इसमें ऑब्जर्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और पता चलता है एट द एंड कि हाँ उस पर्टिकुलर आपके क्रॉप के अंदर या उस पर्टिकुलर वेराइटी के अंदर, पर्टिकुलर सीड के अंदर सारे करेक्टर जो है वो उसके अंदर जो हमने एक्सपेक्ट किए थे वो उसमें प्रेजेंट है। और इसी से हमारी विगरनेस को हम लोग क्या करते हैं, आपकी ऑब्जर्व करते हैं। तो विगरनेस क्या हो गई, उस सीड की ओवरऑल हेल्थ हो गई। आप उसको एक सेकंड या एक स्टेज पे डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसको सभी स्टेजेस में हमें देखना पड़ता है। और इसीलिए हम इसके लिए करवाते हैं कौन सा टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट, क्योंकि ग्रो करवाकर ही आप लोग इसको पता कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो विगरनेस क्या है, उसकी ओवरऑल हेल्थ है, एंड वायबिलिटी जस्ट अबाउट कि वो जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, बस यहीं पे आपकी कहानी खत्म है। गॉट इट और नॉट? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जी आपके नेक्स्ट आपके टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा अब जर्मिनेशन में हमारे कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले वाटर, वाटर आपका किस प्रोसेस के द्वारा सीड जो है वो करता है, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है, सीड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, हो जाएगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब। और जैसे ही सीड के अंदर मॉइस्चर आपका आएगा तो इसके अंदर आपका धीरे धीरे इंटरनल जो प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है सीड के अंदर, वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले एंजाइमेटिक एक्टिविटीज और हार्मोन रिलीज होते हैं। और सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जिबरलिक एसिड। और जैसे ही ये जिबरलिक एसिड रिलीज होगा क्या करेगा, ये आपका बाद में एंडोस्पर्म के पास जाएगा, वहां पर एंजाइम्स को रिलीज करेगा, फूड रिलीज होगा और सीड आपका जो है जर्मिनेट कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर इंटरनल एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सीड के कोट का ब्रेकडाउन होने वाला है। समझ में आ गया? फिर हमारी बारी है टेम्परेचर। अब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आपको पता होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर के बिना कोई भी जो एक्टिविटीज होती हैं वो अकर नहीं कर पाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो लगभग लगभग आपका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये सभी क्रॉप का एक ऑन एन एवरेज है, चाहे विंटर की बात करें समर की बात करें। तो इस टेम्परेचर रेंज के अंदर लगभग आपकी क्रॉप्स क्या कर जाती हैं, जर्मिनेट कर जाती हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज एक ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, उसके बिना आपका सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। और नॉट ओनली सीड जर्मिनेट, कोई भी अगर लिविंग लाइफ की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ठंड का मौसम है ना, तो इस मौसम में एक बात बताओ, अगर मान के चलो ठंड का मौसम है और काफी ज्यादा बढ़ गई है ठंड अभी आपकी, तो अब मान के चलिए टेम्परेचर चला जाता है -10 या -5। अभी तो हमारे एरिया के अंदर नॉर्मली टेम्परेचर है, ठीक है, आपका 5 7 10 डिग्री से 10 से नीचे नीचे होगा, लेकिन 5 के आसपास होगा या 5 से 10 के बीच बीच में होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग ठंड में मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन अभी और ठंड हो जाए तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी, हम लोग काम करना बंद कर देंगे। हम बोलेंगे यार कोई आग वगैरह हीटर वगैरह है तो देखो, अदरवाइज तो काम करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा यार हाथ ही नहीं चल रहा आज तो, पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या हो गई कि हमारी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई। तो हम एक चीज ह्यूमन बीइंग है तो हमारी एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका सीड भी है, तो सीड जो है उसको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे आपकी कि डोरमेंसी भी बहुत सारी अलग अलग तरह की होती है जिनको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो लोअर टेम्परेचर ट्रीटमेंट, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, अल्टरनेट टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी कंडीशंस में हम लोग कैसे उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फिर आपकी कंडीशन आती है जी आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऑब्वियस सी बात है एरोबिक कंडीशन में ही जर्मिनेट कर पाएगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरनल फैक्टर आपका क्या हो जाएगा जी, सीड वायबिलिटी, और एक्सटर्नल फैक्टर ये आपके 3, ठीक है। तो ये आपको ये अच्छे से मैंने बताया ही था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका
रोल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। अब देखो कल हम इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया था और मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखो एक करियर इन न्यू टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पर ये करियर का मतलब है कि देखो सिंपल सी बात है, सीड टेक्नोलॉजी जो है या हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको पता है कि नई इनोवेशन जो होती है, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग जो नई खोज करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या रहता है, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका सीड की क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। दूसरा है कि सीड के अंदर जो करेक्टर हम लोग चाहते हैं वो कैसे इंप्रूव किए जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड हम लोग फॉलो करते हैं जिससे आपके जो पेरेंट्स होते हैं उससे हम लोग ऑफस्प्रिंग के अंदर या प्रोजनी के अंदर करेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। और आज जैसे प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को पता है कि लगातार डिजीज़ अटैक काफ़ी बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक बढ़ जाता है। इंसेक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर्स हो चुके हैं। फिर हमारी बारी आती है जी इंसेक्ट के बाद, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद क्या, आपका क्लाइमेट। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी आपकी वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है, कभी बिल्कुल ड्रॉट कंडीशन हो जाती है। तो ये जो क्लाइमेट आपका है तो उसमें रेजिलियंट जो वेराइटीज़ हैं वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, मतलब ये बदलते हुए चेंज होते हुए मौसम के साथ, ये क्लाइमेट के साथ कैसे हमारी नई वैरायटी सर्वाइव कर पाएगी। तो अगर वो वैरायटी इस पर्टिकुलर क्लाइमेट के अगेंस्ट में देखा जाए, अगर वो आपकी क्या होगी वहाँ पर वैरायटी जो है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो स्टेबल होगी। अगर उसमें करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर होंगे तो वो क्या कर पाएगी, आपकी यहाँ पर जो है बेटर ग्रो कर पाएगी, बेटर प्रोडक्शन दे पाएगी। लेकिन अगर वो वैरायटी किसी भी प्रकार से डिफॉर्म होती है, उसके अंदर क्वालिटी पैरामीटर नहीं अवेलेबल होते हैं, तो उस केस में वो आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी, उसके अंदर प्रोडक्शन बेटर नहीं हो पाएगा। यस और नो। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग नई वेराइटीज डेवलप करें। अच्छा दूसरी बात हम लोग देखते हैं, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा हम लोग हैप्पी सीडर सुपर सीडर की बात करते हैं, नाम सुना है आपने, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर। ये आपकी क्या है, नई मशीन है। अच्छा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है। भाई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है लेकिन ये हम लोग सीड के लिए ही तो कर रहे हैं ना, सीड के सोइंग के लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो आपके उससे एसोसिएशन होने में, तो उसके साथ हम लोग रिलेट करते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ को एकदम से ये नहीं कहना कि आप लोग ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी का पार्ट है, डेफिनेटली हमारी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो टेक्नोलॉजी का पार्ट है तभी तो हम लोग सीड टेक में उसको समझते हैं ना, तभी तो हम लोग सीड टेक में उसको पढ़ रहे हैं। तो इसलिए वहां पर क्या है कि नई टेक्नोलॉजी से हम लोग आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे एक बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हमें यहां पर कौन प्रोवाइड करता है जी, ये कंडीशन। समझ में आ गया। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि बेसिक टूल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फूड सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने अभी बताया कि बदलते हुए मौसम के अकॉर्डिंग, इंसेक्ट पेस्ट के अटैक के अकॉर्डिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक के अकॉर्डिंग, अब आपकी जो वेराइटीज थी पुरानी वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, उनके अंदर बहुत जो है उतना प्रोडक्शन या उतनी यील्ड नहीं आ पा रही थी। तो हमें क्या देखने पड़ेंगे, कुछ नए पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नई टेक्नोलॉजीज को फॉलो करना पड़ेगा, या कुछ नई वेराइटीज को डेवलप करना पड़ेगा। और वो वेराइटी डेवलप करेंगे तभी तो हम लोग आने वाली बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड अवेलेबल करवा सकते हैं। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन फूड आपका कम होता जा रहा है, आपका एरिया एग्रीकल्चर का कम होता जा रहा है। अब उसको कैसे डेवलप किया जाए, कम एरिया में कैसे बेटर प्रोडक्शन किया जाए, आपके बिना सोइल के, या हम लोग जो आपकी एक प्रकार से लैंडलेस क्रॉपिंग करते हैं, लैंडलेस फार्मिंग करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वो हम लोग इसी के अंदर मेनली फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल मींस टू सिक्योर क्रॉप यील्ड इज लेस फेवरेबल एरिया ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब यहां पर क्या है, देखो जैसे मान के चलिए भाई कोई एक ऐसा एरिया है, ड्रॉट कंडीशंस है, जैसे अभी हम लोग राजस्थान की बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र का कुछ एरिया, गुजरात का कुछ एरिया, जहाँ पर आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ का जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है वो अलाउ नहीं करता कि क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एरिया तो वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो ये जरूरी है। तो उसी केस में हमारे जो प्रिंसिपल मीन्स है कि ऐसे एरिया में भी हम लोग कैसे यील्ड को सिक्योर करें, या ऐसे आपके जो अनडेजिग्नेटेड एरियाज हैं जहाँ पर उतना बेटर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पर कैसे क्रॉप प्रोडक्शन करें, तो ये चीज़ आपकी सीड टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ए मीडियम फॉर द रैपिड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन द केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। मतलब क्या है कि भाई आपका अगर मान के चलिए कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है, आपको लगता है कि भाई आपका वर्ल्ड वॉर 3 आ जाए,
है ना, कोई परमाणु बम गिर जाए, या मान के चलो कोई बाढ़ बहुत ज्यादा एकदम से आ जाए, या कोई साइक्लोन आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, तो अब एकदम से क्या होता है, वहाँ की जो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। उनके अकॉर्डिंग आप कैसे वहाँ पर जो वेराइटीज़ हैं वो अडोप्ट कर पाएंगी। ये ऐसी वेराइटीज़ होनी चाहिए जो कि उस कंडीशन में भी दोबारा से अपने आप को रिहेबिलिएट कर सके, दोबारा से बेटर प्रोडक्शन कर सके, और हमें एक बेटर आपका यील्ड प्रोवाइड कर सके, और पॉपुलेशन को फीड करवाने के लिए हम लोग इन चीज़ों को कर सके। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता दो। आ गया। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैंने 4 पॉइंट पे इतना टाइम लगाया, लेकिन ये 4 पॉइंट नहीं है बेटा, ये वो चीज़ है जिससे आपकी एक समझ बनती है, और क्वेश्चंस यहाँ से जो आते हैं वो इसी प्रकार से फॉर्म होते हैं। हम लोग मतलब घूमते रह जाते हैं कि किस प्रकार से करें, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। इन 4 पॉइंट के अंदर, 4 ऑब्जेक्टिव के अंदर आपकी हर बात क्लियर होनी चाहिए। इसमें हज़ारों बातें हम लोग अभी भी ऐड कर सकते हैं, आप कहोगे उतनी बातें मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक समझ अगर आ गई तो उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग भी उन चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लेस मॉइस्चर की बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग अलग आ जाएगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात अलग आ जाएगी। अब आपका हाई रेनफॉल एरिया है, वहाँ पर अलग कंडीशन हो जाएगी। अगर आपका कोस्टल एरिया है वहाँ पर अलग कंडीशन हो जाएगी। अगर सेलाइन सोइल है तो वहाँ पर कंडीशन अलग हो जाएगी। एसिडिक सोइल है तो वहाँ पर कंडीशन अलग हो जाएगी। तो हम उन कंडीशंस में कैसे बेटर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है। अब हम बात करते हैं जी आपके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट आपका है गोल क्या है। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई रोल क्या है, वो कैसे रोल प्ले कर रही है, लेकिन गोल का मतलब है कि अल्टीमेट आप किस चीज पर पहुंचना चाहते हो। ठीक है, मतलब हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से होते हुए, इसको फॉलो करते हुए हम आगे कहां पर जाना चाहते हैं, है ना। तो मान के चलो अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका तैयारी करने का मेन टारगेट क्या है? जॉब। और दूसरा पैसा। ऑब्वियस ही बात है। अब मान के चलो कि यहां पर आपका हम लोगों ने प्रोडक्शन किया। अब एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रैपिड मल्टीप्लीकेशन, जो हमारा सीड है वो ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए विद इन लेस टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मान के चलो मैंने क्या किया, नई वेराइटी को डेवलप कर लिया, और ये वेराइटी डेवलप करने के बाद मैंने 50 किलो सीड को डेवलप कर लिया। अब इस 50 किलो सीड का मैं क्या करूंगा, कितने फार्मर को दे पाऊंगा? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का फायदा हुआ? नहीं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, जहां से बेटर प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं? दूसरी बात है टाइमली सप्लाई। अब मान के चलो फार्मर का टाइम आ गया रबी सीजन का, हम लोगों को सोइंग करनी थी बिफोर 15 नवंबर, और हम लोग सीड को प्रोवाइड कर रहे हैं 2 जनवरी को, तो कोई फायदा होगा? नहीं, टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। तो टाइमली सप्लाई होना भी बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है एश्योर्ड हाई क्वालिटी ऑफ सीड। तो सीड की जो क्वालिटी है वो हमने इंप्रूव करनी है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करना है, और एट द एंड रीजनेबल प्राइस, ये भी बहुत जरूरी है। मान के चलो मैंने 1 किलोग्राम सीड का प्राइस रख दिया कि भाई आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 रुपये किलो है। अब 10,000 रुपये किलो क्या हर फार्मर अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है कि जो भी हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपका सीड टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएशन है, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। तो रोल क्या है, गोल क्या है, ये माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने शुरुआत में ही वैसे पढ़े थे, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको बताना था कि जेनेटिकली हमारा सीड क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। फिजिकली भी हमारा सीड क्या होना चाहिए जी, प्योर होना चाहिए। फिजिकल प्योरिटी का मैंने बताया था कि जिसके अंदर किसी प्रकार से भी कोई आपकी डर्ट या फिजिकल मटेरियल्स या आपका प्लांट रेजिड्यू, ये सब अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो ऑल क्रॉप्स में लगभग 98% है, कैरेट के अंदर 95 है। अब कैरेट का 95 क्यों होता है? क्योंकि कैरेट का जो सीड होता है ना, वो काफ़ी, आपने अगर क्यूमिन, जीरा देखा होगा, जैसे जीरे का बीज होता है वैसा ही आपका लगभग गाजर का बीज होता है, पर उसके अंदर क्या है कि थोड़ी सी आपकी ये कह सकती हो हल्का ज़्यादा होता है, लाइट ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या है कि आपके जो प्लांट के रेजिड्यूज के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसमें फिजिकल प्योरिटी क्या होगी आपकी, कम होगी, और अलाउ भी की जाती है, क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं है कि सेपरेट कर पाएँ। क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सीड्स के अगर इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं तो विनोइंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। विनोइंग में क्या होता है कि जो कचरा होता है वो अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इवन दो हमारी जो मदर्स होती हैं, वो तो जैसे हम राइस या वीट की बात करते हैं तो उसको विनोइंग करती भी है ना, आज भी हम पंखे के आगे और उसको सीड को ऐसे करते हैं, तो वो आपका हवा के साथ कचरा आगे चला जाता है और सीड वहीं पर गिर जाता है। तो वो सब चीज़ें विनोइंग का ही पार्ट है। तो विनोइंग में चलो आजकल मशीन आ चुकी हैं, लेकिन इसमें विनोइंग इतनी ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल नहीं हो सकती।
या सेपरेटर्स होते हैं तो 95%, और उसी के साथ अलग अलग जैसे लेडी फिंगर के अंदर 99%, अदर क्रॉप्स में 98%, सीसम सोयाबीन जूट के अंदर 97%, ग्राउंडनट के अंदर 96%। तो ये आपका अलग अलग रहेगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कि भाई जो सीड है वो क्या होना चाहिए, किसी भी दूसरी क्रॉप का बीज उसमें नहीं होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, मस्टर्ड का सीड है उसमें आप लोग वीट का सीड मिक्स कर दोगे तो क्या अच्छी बात है? नहीं। मस्टर्ड का सीड है उसमें अगर कैबेज का सीड मिक्स कर दोगे या फिर आप मान के चलो कोई सीसमम का सीड मिक्स कर दोगे, क्या वो एक अच्छी बात है? नहीं, वो हमारी क्वालिटी को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो फिजिकल एक प्रकार से इम्प्योरिटी ही आ चुकी है ये आपकी। और उसी प्रकार से यहाँ पर बात करें तो फ्री फ्रॉम द डेजिग्नेटेड डिजीज, डिजीज भी नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोग जानते हैं। सीड बॉर्न डिजीज आपको पता है होते बहुत सारे, तो वो भी नहीं होने चाहिए। गुड शेप होनी चाहिए, साइज बेटर होना चाहिए, कलर बेटर होना चाहिए। ये शेप साइज कलर का मतलब समझते हो, शेप प्रॉपर, क्योंकि देखो शेप अगर प्रॉपर होगी तो क्या होगा, उसके अंदर डिफॉर्मिटी किसी प्रकार की नहीं हो सकती। साइज भी बहुत छोटा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, दोनों ही केस में डिफॉर्मिटी है। ठीक है, नेचुरल जो साइज है आपके सीड का वो होना चाहिए। और कलर, ऑब्वियस सी बात है, कलर अगर बहुत लाइट हो चुका है जिसका मतलब सीड काफी पुराना भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग है ना, तो उसका नेचुरल कलर वहां पर होना चाहिए। और फिजिकल साउंड, और मैंने साउंड के बारे में बताया था कि भाई अगर सीड्स जो होते हैं वो आपके प्रॉपर साउंड में, यानी कि अगर जो आपकी सीड हैवी होंगे, अंदर से भरे हुए होंगे, तो उनकी साउंड जो होगी वो हैवी होगी, उसमें एक जो है आपको ज्यादा लाइट साउंड देखने को नहीं मिलेगी। और वेट प्रॉपर उसका होना चाहिए। ठीक है, और हाई फिजियोलॉजिकल विगरनेस होनी चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होनी चाहिए, और ऑप्टिमम मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 8% और शॉर्ट टर्म के लिए 10 से 12% हम लोग कर सकते हैं। बाकी आपकी अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग डिपेंड करता है। और हाई मार्केट वैल्यू भी उसकी होनी चाहिए जो प्रोड्यूस हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। अब आपके प्रिंसिपल क्या है एक बेटर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करने के लिए? देखो, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक सीड को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आपके जो ट्रू टू टाइप है जो अपने पेरेंट से वो जनरेट हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपका है जेनेटिक प्रिंसिपल, दूसरा आपका है डेटरिएशन ऑफ वेराइटी, और तीसरा है कि जेनेटिक प्योरिटी ट्रू टू टाइप ऑफ वेराइटी कैन बी डेटरिएट ड्यू टू सेवरल फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल। देखो, अब यहाँ पर प्रिंसिपल में मेनली क्या है कि भाई कोई भी एक तो आपकी जो वेराइटी है उसके जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका क्या होना चाहिए, ट्रू टू टाइप होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया। और दूसरा है कि आपकी वेराइटी के डेटरिएशन का मतलब है उसमें किसी प्रकार की फिजिकल कोई इंप्योरिटीज आ गई, कोई दूसरी वेराइटी का सीड आ गया। मान के चलो आप वेराइटी ए को लेकर आ रहे हो लेकिन उसमें बी वेराइटी के सीड भी क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, तो जब हम लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और दूसरी बात आप लोग जानते हो, जैसे क्रॉस पोलिनेटेड अगर कोई क्रॉप हुई तो क्या होगा, आपके इवन दो करेक्टर भी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फिर आपकी जो प्योरिटी है क्या वो मेंटेन रहेगी? नहीं। तो हमारी जो वेराइटी है उसका सीड की क्वालिटी क्या हो गई, डेटरिएट हो गई कि नहीं हो गई? अब ये जो क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है उसमें कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डेवलपमेंटल वेरिएशन। अब ये डेवलपमेंटल वेरिएशन क्या होती है, जब आपकी सीड को डेवलप किया जाता है तो उस टाइम पर जो भी पर्सन वहां पर प्रेजेंट होता है, जैसे मान के चलिए एक तो आपका है प्लांट ब्रीडर, वो कैसे उसको डेवलप करता है, वो किस टेक्निक को फॉलो करता है, किस मेथड को फॉलो करता है, पहली चीज तो ये रहेगी। दूसरा, जहां पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके आसपास जो है किसी दूसरी क्रॉप जो हमारी सेम क्रॉप है वो कितनी दूर पे ग्रो कर रही है, उसके पोलन कितनी जल्दी ट्रांसफर हो सकते हैं, वहां पर किस प्रकार की कंडीशंस हैं, एयर का मूवमेंट क्या था, पोलन का जो है क्रॉप किस प्रकार की है, क्रॉप क्रॉस पोलिनेटेड है या फिर आपकी यहां पर सेल्फ पोलिनेशन है। तो ये आपका नेचर ऑफ क्रॉसिंग यहां पर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हुई तो उसमें बहुत लेस चांसेस होते हैं कि किसी दूसरी क्रॉप या दूसरी वैरायटी से आपके जो है पोलन आ सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप हुई तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पास में कोई फील्ड हुआ और आइसोलेशन डिस्टेंस वहां पर हमें क्या करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। अब ये आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है भाई, आइसोलेशन डिस्टेंस जैसे आपको याद होगा हम क्या कर रहे थे, 3 मीटर की दूरी है जरूरी किस टाइम पर, कोविड 19 के टाइम पर। तो कोविड 19 के टाइम पर क्या हुआ था, हमारा एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी था ताकि आपका वायरस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैले ना जाए। हम लोग मास्क को मेंटेन कर रहे थे। तो उसी प्रकार से आपकी जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो सेम क्रॉप से, जैसे मान के चलिए ये वीट का फील्ड है, ये भी आपके वीट का फील्ड है, तो जो आइसोलेशन डिस्टेंस रिकमेंड की जाती है उतनी डिस्टेंस पे ही आपका दूसरा फील्ड होना चाहिए सीड प्रोडक्शन के टाइम
पर, अदरवाइज उसकी क्वालिटी के डिटेरियोरेशन होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। तो वो जो पोलिनेशन है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, मतलब पोलन कितनी दूर तक ट्रांसफर हो सकता है उसके बेसिस पर। तो सेल्फ पोलिनेटेड जो क्रॉप आपकी होंगी उनके अंदर क्या होता है, आइसोलेशन डिस्टेंस कम होता है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, लेकिन वहीं पर ओपन क्रॉस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और ओपन क्रॉस के अंदर 30 50 100 बस यहां तक रह जाएगा। और जैसे ही हम लोग क्रॉस पोलिनेशन में आएंगे तो वहां पर 100 200 1000 400 500 भी 1200 1500 भी चला जाएगा। और याद रखना हमारा जो फाउंडेशन सीड होता है वो क्या होता है, उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है, और सर्टिफाइड सीड के अंदर प्योरिटी क्या होती है, कम होती है। तो फाउंडेशन सीड में डिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसमें प्योरिटी जितनी ज्यादा उतनी डिस्टेंस से ज्यादा। तो कई बार हमें याद नहीं रहता कि आइसोलेशन डिस्टेंस किसमें ज्यादा थी किसमें कम थी, तो भाई जिसमें प्योरिटी ज्यादा उसमें डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसमें प्योरिटी कम उसमें डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब यही अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका डेवलपमेंटल वेरिएशन के दौरान मैंने बता दिया कि जैसे हमारा पॉलिनेशन हो गया, या फिर हम लोग किसी प्रकार से उसके अंदर जो आपकी वेराइटीज हैं उनको ग्रो कैसे करवाया था, उनको लाइंस में ग्रो करवाया था नहीं ग्रो करवाया था, वहां पर कोई और क्रॉप का सीड को तो मिक्स नहीं हो गया था, तो वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वैरायटी का सीड तो मिक्स नहीं हो गया था। अब ये है मैकेनिकल मिक्सचर, मान के चलो हार्वेस्टिंग हो गई आपकी क्रॉप की, उसके बाद आपकी कोई क्रॉप आपका जो वैरायटी है दूसरी उसका सीड मिक्स हो जाए तो क्या हो गया, वैरायटी डिटरेट होगी, खराब होगी उसकी। म्यूटेशन, ये आपको पता है म्यूटेशन में क्या होता है, कुछ सडन हेरिटेबल चेंज। म्यूटेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है जिसको हम लोग इंड्यूस करते हैं, एक होती है नेचुरल म्यूटेशन। नेचुरल म्यूटेशन का मतलब होता है जब कोई भी म्यूटेशन आपकी एक प्रकार से ऑटोमेटिकली अकर करती है, तो ये तो लाखों में एक बार होती है। और दूसरी हमारी होती है हम लोग जो इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस में हम लोग कई प्रकार के फिजिकल केमिकल म्यूटेशंस को फॉलो करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स आपके यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक्सरे गामा रे इनको यूज करके भी क्या कर सकते हैं, आपकी म्यूटेशंस को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब होता है सडन हेरिटेबल चेंज। और नेक्स्ट आपका है माइनर जेनेटिक वेरिएशन। जैसे आप लोग जानते हो कई बार कोई करेक्टर जो है वो स्पेसिफाइड जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप में होता है, हम लोग ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि कई बार सडन हेरिटेबल चेंज भी हमारे कुछ देखने को मिलते हैं। इवन तो कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे अंदर अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे अंदर कोई डिजीज़ है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन सोच के देखो कि हमारे पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे दादा जो थे वो भी बिल्कुल स्वस्थ थे, दादी भी स्वस्थ थी, लेकिन क्या हुआ कि जो बच्चा हुआ उस बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इनिशियल से ही डेवलप हो गई। अब इसका कारण क्या रहा, हो सकता है कि उसके किसी और एंसेस्टर के अंदर ये प्रॉब्लम थी, या हो सकता है कि वहां पर कोई क्लाइमेटिक वेरिएशन हुई, या कोई एक और कोई सडन हेरिटेबल उसमें चेंज हुआ कि जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो एक बड़ा वो चीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। फिर हमारी बारी आती है जी नेक्स्ट आपके पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट आपका है सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज। तो कई बार आपको पता है डिजीज और इंसेक्ट्स के अटैक की वजह से आपकी जेनेटिक वेरिएशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये एक ऐसे कारण है, बाकी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंडीशन यही होती है, थोड़ा बहुत और भी माइनर जेनेटिक कंडीशन के अंदर आप लोग जो है चेंज कर सकते हो, और उनकी वजह से भी क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलती है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है आपको मैंने बताया कि एक डिस्टेंस जो मेंटेन हम लोग करते हैं आपके नेबर बाय फील्ड से, सेम क्रॉप का जो फील्ड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं। और ये आइसोलेशन डिस्टेंस आपकी अलग अलग क्रॉप के लिए जो मैंने बताई, तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। अच्छा, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप कौन सी होती है, ये वो क्रॉप होती है जिनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस कितने होते हैं, लेस देन 5%, लेस देन 5%। और ऑफन क्रॉस कौन सी होती है जिसमें आपके क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस होते हैं 25 से 30%, और मोर देन 30% जिनमें क्रॉस पोलिनेट से प्लांट। अब मोर देन, ये चांसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मान के चलिए 100 अगर प्लांट डेवलप हम लोगों ने किए हैं तो उनमें केवल 5 प्लांट में ही क्रॉस पोलिनेशन के चांस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। उसी प्रकार से आपके यहां पर जो प्लांट आपके डेवलप हो रहे हैं उनमें आपके 30 प्लांट से ज्यादा प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पोलिनेशन। मतलब 100 प्लांट अगर फील्ड में है तो 100 में आपको 30 से ज्यादा प्लांट्स में क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर है आपका रोगिंग ऑफ सीड फील्ड। अब देखो रोगिंग ऑफ सीड फील्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपका सीड है, आपका फील्ड है, उस फील्ड के अंदर अगर कोई क्रॉप या आपकी सेम वैरायटी की प्लांट
सॉरी डिफरेंट वैरायटी का प्लांट लेकिन क्रॉप सेम है आपकी। जैसे मान के चलिए मैंने अभी आपको बताया कि भाई वैरायटी ए हो सकती है, उस फील्ड के अंदर वैरायटी बी क्या कर जाए, ग्रो कर जाए, तो हम क्या करेंगे, इन बी वैरायटी के प्लांट को उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। या कोई दूसरी क्रॉप का आपका प्लांट वहां पर ग्रो कर गया, मस्टर्ड का फील्ड है, बीट का प्लांट ग्रो कर गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फील्ड में से रिमूव करेंगे। तो इनके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं ऑफ टाइप प्लांट। क्या वर्ड यूज करते हैं आपका, ऑफ टाइप प्लांट। तो इन ऑफ टाइप प्लांट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोगिंग आउट। ठीक है, वीड को रिमूव करना वीडिंग ही होता है। ठीक है, और वीड को रिमूव करने के अलग अलग प्रोसेसेस भी होते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है आपका मैनुअल वीडिंग भी कर सकते हैं, केमिकल वीडिंग भी कर सकते हैं, फिजिकल वीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कल्चरल वीडिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके मेथड हो गए। लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कोई वेराइटी जो आपकी दूसरी वेराइटी है उसी क्रॉप की, उसको हम लोग ग्रो करने से आपके रिमूव करते हैं, या फिर कोई क्रॉप दूसरी जो ग्रो कर रही है, जैसे आपका वहां पर मस्टर्ड के फील्ड में वीट की क्रॉप ग्रो कर रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक रिलेटिव वीट का पार्ट है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वहां से। ठीक है, और ये है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, मतलब एक सीड से एक प्लांट के ऊपर कितने नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो याद करना है, जरूरी है। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पर आता है सीड प्योरिटी। तो हम लोग बात कर चुके हैं सीड प्योरिटी का मतलब क्या होता है। सीड विगरनेस बता चुका हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। सीड विगर एज द sum total of total properties of seed which determine the level of activity and performance of seed or seed lot during germination and seedling emergence। मतलब आपका फील्ड के अंदर कैसे एक सीड परफॉर्म करने वाला है, वो हमारी क्या है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस किसके अंदर आ जाती है, सीड विगरनेस के अंदर। सीड विगर इज स्टिल ए कॉन्सेप्ट रेदर देन ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सीड। मतलब एक हम इसको सिंपल सी बात है, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो ओवरऑल कंडीशंस को शो कर रहा है। तो ये हमारे लिए, इसके लिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं। सेवरल फैक्टर्स लाइक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, environment and nutrition of mother plant, maturity at harvest, seed weight and size, mechanical integrity, deterioration and aging and the pathogen or non to influence seed vigor। तो इन सभी का इन्फ्लुएंस भी वहां पर आपका सीड विगरनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। समझ में आ गया कि भाई एक बात बताओ, सीड विगर यानी कि सीड के अंदर क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, लेकिन वहां पर पानी अवेलेबल ही नहीं हुआ, तो सीड विगर क्या करेगा, करेगा क्या कोई, नहीं। पानी आपने वहां पे भर के छोड़ दिया, तालाब बना दिया, कि सीड तो सर जर्मिनेट नहीं किया, नहीं नहीं सर क्वालिटी खराब थी। क्वालिटी कैसे खराब थी, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रो आउट टेस्ट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जेनेटिक प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपका ग्रो आउट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है, आपको पता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक है आपका सीड के अंदर। नेक्स्ट आपकी टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि हम लोग सीड की वायबिलिटी को चेक करने के लिए कि सीड जिंदा है कि नहीं है। इसमें क्या होता है कि टेट्राजोलियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपकी सीड को डिप कर देते हैं, फिर सीड को कट करके देखते हैं, उसका एम्ब्रियो जो है वो आपका रेडिस या पिंकिस रेडिस कलर में लगभग उसके अंदर आ जाता है। तो वो जो कलर उसमें डेवलप हुआ है, पिंकिस रेडिस कलर हम जिसको देखते हैं, और वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, कि भाई ये मत समझना कि आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। याद रखना कि कई बार उसमें जो कलर वेरिएशन है हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बहुत अच्छे एक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक भी है ये कि हर कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अब हमारी बारी आती है जी स्टेजेस ऑफ सीड मल्टीप्लीकेशन। अब ये स्टेजेस ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन क्या है भाई, इसमें आपका सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक आपका है न्यूक्लियस सीड, दूसरा आपका है ब्रिडर सीड, तीसरा आपका है फाउंडेशन सीड, चौथा आपका है रजिस्टर्ड सीड, पांचवा आपका है सर्टिफाइड सीड। ये हमारे इंडिया के अंदर नहीं होता, तो हमें याद नहीं करना, लेकिन ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, इंडिया के अंदर होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ सीड आर देयर, तो कितनी है, 4 है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड में पूछे तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, आपका 5 करेंगे। जब तक स्पेसिफाइड नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग इसको 4 ही मानेंगे, और जब स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा वर्ल्ड तब हम लोग उसको 5 मानेंगे। लेकिन इंडिया पूछेंगे तो फिर अगेन 4 आपका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस सीड। तो न्यूक्लियस सीड आपका क्या होता है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होता है, और ये मेनली आपका जो यहाँ पर है प्लांट ब्रीडर के द्वारा ही इसको यूज किया जाता है, उसी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और वो केवल और केवल ब्रीडर सीड को इंप्रूव करने के लिए, है ना, रीजनरेशन, याद आ गया आपको, तो वही आपका ये सीड होता है। तो रीजनरेशन पर्पस के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और मेनली आपके इंप्रूव करने के लिए किसको, ब्रीडर सीड को। अब ये ब्रीडर सीड जो होता है, अच्छा न्यूक्लियस सीड के ऊपर कोई भी टैग नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस सीड के ऊपर कोई टैग है नहीं होता, क्योंकि वो तो
अंदर आपका लोट्स के अंदर फॉर्म के अंदर प्रिजर्व किया जा रहा है ना भाई। तो यहाँ पर ब्रीडर सीड जो होता है वो ब्रीडर्स के द्वारा यूज किया जाता है। इसके ऊपर एक कलर टैग होता है और ये कलर टैग आपका देख सकते हो गोल्डन येलो, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बफ कलर बोलते हैं। और इसका साइज भी टैग का होता है, वो कितना होता है, 12x6 सेंटीमीटर। याद रखना ये जो आपका टैग है इसके ऊपर। अब देखो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये आपका क्रॉप, वेराइटी, क्लास ऑफ सीड, लॉट नंबर, डेट ऑफ टेस्ट, प्योरिटी कितना परसेंटेज है, इनर्ट मैटर कितना है, जर्मिनेशन कितना है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, नेट वेट कितना है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर क्या होती है जी, आपकी मतलब मेंशन होती हैं, याद रखना। इसके साथ में यहाँ पर लिखा है कि पॉइजन ट्रीटेड, मतलब इसके ऊपर क्या है, जैसे फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम हम लोग ट्रीट करते हैं ना, तो आपका ट्रीटमेंट का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फंगिसाइड, फिर हम लोग इंसेक्टिसाइड, और फिर हम लोग क्या करते हैं, राइजोबियम से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इसका होता है। तो कई बार आप लोगों से ये सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है जी आपका फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में क्या होता है कि इसका जो कलर टैग है वो कैसा है, आपका व्हाइट कलर है। अच्छा, जो हमारा ब्रीडर और जो न्यूक्लियस सीड है, इन दोनों में ही जो प्योरिटी परसेंटेज है वो क्या होता है जी, आपका 100% होता है। लेकिन आपके फाउंडेशन सीड में जेनेटिक प्योरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 99.5%। और याद रखना ये हमारा टैग का साइज जो है वो 15 गुना 7.5। नेक्स्ट हमारा आता है जी कौन सा, आपका सर्टिफाइड सीड, सो रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड में बस केवल कलर टैग आप लोग याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहेगा, कलर टैग पर्पल कलर का, ठीक है। और फिर हमारा आता है जी, ये आपका रहा, ये हमारे इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारी बारी आती है जी सर्टिफाइड सीड। अब सर्टिफाइड सीड भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, ये आपका कलर कैसा रहेगा, अजार ब्लू कलर, ठीक है। और इसका साइज अगेन वही सेम होगा, और प्योरिटी फिर इसमें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके अलावा कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आपको। चलिए फिर हमारी बारी आती है जी ट्रुथफुल सीड। अब ये ट्रुथफुल लेबल सीड, तो मैंने आपको कल बताया था, याद होगा आपको, इंडिया के अंदर लेबलिंग क्या है, कंपलसरी है, लेकिन सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। मतलब सर्टिफाइड सीड आपके इंडिया में जरूरी नहीं है, लेकिन लेबल्ड सीड बहुत जरूरी है, मतलब लेबलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका, मतलब कहने का मतलब है कि लेबलिंग जो है वो कोई भी अगर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है अपने सीड को, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेशन उसका हो ना हो वो कोई बड़ी बात है नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन सर्टिफाइड सीड ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि उसकी ज्यादा क्वालिटी एश्योर्ड होगी, उसको बेटर तरीके से वो क्या करवाया गया है, आपका चेक करवाया गया है, तो इसलिए उसके अंदर ज्यादा बेटर माना जाता है। लेकिन अच्छा, ये कौन डेवलप करता है, ये वो डेवलप करते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई प्राइवेट फार्मर हो गया। अब देखो फार्मर क्या कर सकता है, अपने सीड फील्ड पे डेवलप करता है, उस सीड को प्रोड्यूस करने के बाद उसको टैगिंग करता है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं। अच्छा याद रखना, लेबलिंग के लिए ट्रुथफुल लेबल सीड की जो जांच करने के लिए केवल कौन आता है, सीड इंस्पेक्टर आता है। कौन आता है, आपका सीड इंस्पेक्टर आता है। लेकिन जो आपका सीड सर्टिफिकेशन होगा उसमें सीड इंस्पेक्टर के साथ साथ सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर भी वहां पर आएगा, एसआई के साथ साथ एससीओ भी वहां पर आएगा। ये दोनों वहां पर चेकिंग करते हैं, लेकिन यहां पर केवल क्या होता है, एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है। समझ में आ गई है बात आपको यहां पर, ठीक है। अब क्या है, ये सीड स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करने जरूरी होते हैं, और उनको हमने जो आपका लेबल है उसके ऊपर मेंशन करना भी जरूरी होता है। तो याद रखना, ये लेबल आपके कुछ इस प्रकार से ये देखते हो, ठीक है। और इसका कलर कौन सा है, ओपल ग्रीन कलर होता है। इसका कलर कौन सा होता है, आपका ओपल ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ पर ये आपका, अच्छा ये कई बार हम व्हाइट फॉर्म में भी देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका कलर कैसा होना चाहिए, रिकमेंडेड कलर जो है वो आपका ओपल ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो सर्टिफिकेशन इंडिया में क्या है, वॉलंटियर है, लेकिन लेबलिंग इंडिया में क्या है, कंपलसरी है। ये जो नोटिफाइड वेराइटीज होती हैं, अब आपको पता होना चाहिए सरकार के द्वारा हर साल कुछ वेराइटीज को नोटिफाई किया जाता है, और नोटिफाई इसलिए किया जाता है कि फार्मर केवल और केवल उन्हीं वेराइटीज को ही क्या करे, ग्रो करे। लेकिन अब आपको पता है कि कुछ वेराइटी पुरानी हो जाती हैं, उनके अंदर कोई डिजीज जो है या फिर आपका कोई इंसेक्ट जो है वो अटैक कई बार ज्यादा करता है, और वो वेराइटीज उसमें ससेप्टिबल हो जाती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट रिकमेंडेशन देना बंद कर देती है। तो यहां पर क्या है, ये जो है आपका
कोई भी रिलीज वैरायटी है या नोटिफाइड वैरायटी है उन सबको ही इसके लिए क्या है एप्लीकेबल है, लेकिन ये केवल नोटिफाइड वैरायटी ही आपकी क्या की जाएंगी, सर्टिफाई की जाएंगी। जो आपकी पहले की वैरायटी से जिनको नोटिफाई नहीं किया गया है उनको आपका सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता है, याद रखना। फिर है इट शुड सेटिस्फाई द मिनिमम फील्ड एंड सीड स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहां पर क्या है फिजिकल प्योरिटी जर्मिनेशन परसेंटेज, मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो आपके ज्यादा बेटर होने चाहिए, सभी कैरेक्टर को इसमें फोकस नहीं किया जाता। और मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 लोग आते हैं, यहाँ पर केवल और केवल आपका सीड इंस्पेक्टर ही सैंपलिंग करने के लिए आता है। इसका अजार ब्लू कलर होता है, सैंपल टैग का साइज 15x7.5 होगा, लेकिन यहाँ पर ओपल लाइट ग्रीन कलर होगा और आपका 15x10 का साइज होगा। तो ये आपके यहाँ पर डिफरेंस था। अब आपकी क्रॉप के अंदर या जो वीड है सीड है उसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शनेबल वीड, जैसे कि वीट के अंदर कॉन्वोलस आर्वेंसिस हिरनखुरी का सीड नहीं होना चाहिए, पैडी के अंदर वाइल्ड पैडी का सीड नहीं होना चाहिए, रैपसीड और मस्टर्ड के अंदर सत्यानाशी जिसको हम आर्गेमन मैक्सिकाना बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को खराब करते हैं। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्शनेबल वीड फॉर ए पर्टिकुलर आपकी क्रॉप, कोई भी हो सकती है, पैडी, रैपसीड, मस्टर्ड, बरसीम, है ना, इनके लिए। फिर हमारी बारी आती है जी सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या होता है, देखो सीड रिप्लेसमेंट रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसरी आपका फैक्टर है जिसको आपको समझना है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान के चलिए आज हमने कोई भी वैरायटी को प्रोड्यूस किया, कोई भी वैरायटी को हमने क्या कर लिया जी, प्रोड्यूस कर लिया। अब ये वैरायटी जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको हमने क्या कर लिया, आपकी वैरायटी को मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब एक बात बताओ, फार्मर बोले कि नहीं मैं तो भाई पुरानी ही वैरायटी को क्या करूंगा, ग्रो करूंगा, नई वैरायटी को ग्रो नहीं करूंगा, तो क्या कोई नई वैरायटी को ग्रो करने का फायदा हुआ? नहीं, क्योंकि भाई फार्मर अगर नई वैरायटी को अडॉप्ट ही नहीं कर रहा तो फायदा क्या है, क्यों उसके ऊपर रिसर्च पे पैसा लगा, क्यों उसके ऊपर जो है इतना हमने टाइम वेस्ट किया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि कई एक वैरायटी को डेवलप करने के लिए 5-5, 6-6, 10-10 साल लग जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे मान के चलिए एक फार्मर है, उसको आपने सजेस्ट कर लिया कि भाई आप जो है अभी मान के चलो 2000 आपका चल रहा है 10, फिर आपका आ गया 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। मान के चलो आपने क्या किया, 2010 में आपने किसी फार्मर को गाइड किया कि भाई आप इस वैरायटी को ग्रो करवाना स्टार्ट कर दो, ये मार्केट में एक नई वैरायटी आई है, फार्मर ने आपकी सलाह मानकर उस वैरायटी को यूज करना स्टार्ट कर लिया। अब ये वैरायटी उसने क्या किया, मार्केट से परचेज की, ठीक है। अब इस वैरायटी का प्रोडक्शन अच्छा खासा रहा और अब क्या किया फार्मर ने, उस वैरायटी को डेवलप कर लिया, लेकिन 2011 में उसने क्या किया, इसका कुछ सीड उसके पास अवेलेबल था जो उसके घर पर था, तो उसने क्या कर लिया, उसी को यूज कर लिया सोइंग पर्पस के लिए, ग्रो करने के लिए, समझ में आ गया। अगले साल उसने फिर क्या किया, अपने घर का सीड यूज किया। 2 साल बाद आप फिर उससे मिले, आपने बोला एक काम करना, इस बार नई वैरायटी फिर आ गई है मार्केट के अंदर, आप उसको ग्रो करवाना। तो उसने क्या कर दिया, आपके घर पे जो सीड अवेलेबल था उसको रिप्लेस कर दिया और उसने अगली बार फिर आपका नया सीड ग्रो कर लिया। फिर वहां पर उसने क्या किया, घर का सीड यूज किया, लेकिन 2015 में आप फिर उससे मिल गए और आपने उसको गाइड किया कि भाई नहीं, मार्केट में एक नई वैरायटी आई है। 2016 में फिर एक नई वैरायटी आ गई, लेकिन 2017 में उसने क्या किया, घर का सीड यूज किया। 2018 में फिर किया, घर का यूज किया। 2019 के अंदर उसने फिर घर का यूज किया और 2020 में उसने क्या कर दिया, मार्केट में जाकर फिर चेंज कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान के चलो कि यहां पर अगर हम बात करें तो इसको छोड़ दो आप, अभी ये टोटल हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल, ठीक है। अब 10 में से उसने कितनी बार मार्केट से परचेज किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार, तो 4 बार, 10 में से 4 बार, तो सीड रिप्लेसमेंट उसने कितनी बार कर लिया, कितने परसेंटेज हो गया उसका, 40%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब जो नई वैरायटीज आपकी फील्ड में आती है, मार्केट में आती हैं, उनको फार्मर अपनी ट्रेडिशनल वैरायटी से कितना जल्दी रिप्लेस कर पाता है, वो हमारा क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट होता है। गवर्नमेंट लगातार इसको लेकर सोच रही है कि भाई सीड रिप्लेसमेंट रेट को इंक्रीज किया जाए। ये जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है, इसके लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था 2000 अप्रोक्सीमेटली बात है 6 या 7 की,
और उस टाइम पे टारगेट था कि जो आपकी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है उस टाइम पर लगभग जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप थी उनके लिए जो आपका सीड रिप्लेसमेंट रेट था वो उस टाइम पे था लगभग लगभग 20 से 25% के आसपास, और गवर्नमेंट का टारगेट था कि भाई उसको हमने कहाँ तक लेकर जाना है, 33% पर लेकर जाना है। फिर आपका क्रॉस पोलिनेटेड का टारगेट रखा गया, उसमें जो है 50% था, और उसको कितना करना था आपका, सॉरी 33% था, उसको कितना करना था 50%। और जो हाइब्रिड सीड था उस टाइम पर भी इसमें 100% सीड रिप्लेसमेंट था, और ये हमने 100 ही क्या करना था, मेंटेन करना था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो सीड रिप्लेसमेंट रेट आज भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर कुछ के अंदर 20 से नीचे है या फिर 30 से नीचे है, बाकी के अंदर लगभग आपका 70 के आसपास पहुंच चुका है, जैसे राइस की बात करते हैं या वीट की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्रॉप के अंदर क्रॉस में काफी हद तक 50 से ऊपर चला गया है, 70 से ऊपर चला गया है, लेकिन कुछ के अंदर आज भी नीचे है। और ये वैरायटी, ये क्रॉप ज्यादातर वो नीचे हैं जिनको ज्यादातर फील्ड में ग्रो नहीं करवाया जाता, जिनको ज्यादातर हम लोग आज मार्केट में ग्रो नहीं करवाते हैं, लेकिन जिनको हमने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा ग्रो करवाया है उनके अंदर हमने क्या कर लिया है जी, चेंज काफी ज्यादा कर लिए। तो ये सीड रिप्लेसमेंट को लेकर आज तक कोई रिपोर्ट ज्यादा नहीं आई है, लेकिन 2012 की रिपोर्ट है, ये आपके सामने है। इसमें देखा गया है कि भाई इनका जो है ये डेटा आपका था। हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ जगह पर ये देखो, ये नेशन का एवरेज है, याद रखना, और ये हमारा क्या है, हाईएस्ट कहां पर है और लोवेस्ट कहां पर है सीड रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, ये 2012 का डेटा है, अभी तक उसके बाद मुझे कोई मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलेगा, 2014 का भी एक मिला था लेकिन उतना रिलायबल नहीं मिला मुझे, लेकिन ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन जो आपकी है उसी वेबसाइट पे मिला था, उसके बाद का डेटा अभी तक नहीं है, पता नहीं डेटा आएगा कि नहीं आएगा, वो बाद की बात है। लेकिन एक मैंने जस्ट आपको गो थ्रू देने के लिए ऑथेंटिक सोर्स से आपका एग्जैक्टली मैंने दिखा दिया है, आपको समझ में आ गया यहाँ पर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये आपका रहा। तो अब जो सर्टिफिकेट आपका मिलता है सर्टिफिकेशन के अंदर सीड, वो आपका कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, याद रखना वो 9 मंथ के लिए वैलिड होता है। उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, कितने महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए। फिर उसके बाद अगर उसके अंदर फिर क्वालिटी बेटर होती है, मतलब वो तब ही आपका सीड लोट आगे फर्दर उसको एक्सटेंशन मिलेगा जब उसमें क्वालिटी क्या रहेगी आपकी, प्रॉपर रहेगी। अगर क्वालिटी में डेटोरिएशन हुआ तो आपको वापस आपका एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनिशियल लेवल पे कितने टाइम के लिए मिलता है, 9 मंथ के लिए मिलता है। समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, अब आती है रियल वैल्यू ऑफ सीड। रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होती है, ये एक आपका फॉर्मूला याद कर लेना कि भाई इसके अंदर प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए प्योरिटी है आपकी 70% और ये आपकी है 80%, तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 50, ये है 70, ये है 80। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, दोनों को डिवाइड 100 किया, तो क्या हो गया 56%। ये आपकी है रियल वैल्यू ऑफ सीड। ठीक है, अगला टॉपिक है सीड डोरमेंसी, ये हम लोग कल ही करेंगे। समझ में आ गया? अभी तक कोई डाउट? वेट ही कर रहे थे क्या, कब छोड़ूं मैं?